हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोग की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने के वाले भाई आपके सामाजिक विज्ञान के बच्चों 4 नंबर वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बेटा आपका कंफर्म करा दूंगा। लगभग अपन इस वीडियो में 40 जो है 4 नंबर वाली क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से आपका सीधा सीधा जो है बच्चों 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो 40 क्वेश्चन बताऊंगा, उस 40 में से आपका 10 प्रश्न जो है बच्चों बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे। कैसे 10 क्वेश्चन बच्चों? 5 तो आना है भाई, अथवा में भी तो रहेगा क्या? तो अथवा करके मैं बता रहा हूं बच्चों 10 क्वेश्चन आपका आना है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 12 से 16 ये प्रश्न आपका कंफर्म कराने वाला हूं बोर्ड एग्जाम के लिए। और आपको पता है भाई हमेशा से जो है 4 नंबर वाली क्वेश्चन जो है कंफर्म रही है, तो वीडियो में ध्यान से देखेंगे। ये आप निचोड़ फॉलो कर सकते हो, निचोड़ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आप लोगों का भाई, इस पर भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 पर प्रकाश डालना है बच्चों। पहला क्वेश्चन है हमारे इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए, भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 क्या है इसको बताना है। तो दोनों मीडियम के लिए भी, तो इसके लिए नो डाउट नो शिकायत होनी चाहिए। तो देखो क्या बोल रहा है, इस अधिनियम में भूमि अधिग्रहण के साथ साथ, चलो भूमि अधिग्रहण तो लेंगे भाई, हमारा जमीन तो लेंगे ही, पुनर्वास और पुनर्स्थापना का भी प्रावधान है। ठीक है, इस अधिनियम में सीधा बोल दिया गया है कि अगर आप जमीन को लोगे किसी का, तो भाई उसका पुनर्स्थापना पुनर्वास कराने की जिम्मेदारी आपकी है भाई, उसको कई जगह आप अच्छे जगह पे रख दो। ठीक है, ये बोला जाए। दूसरा, निजी कंपनियों का अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी के इस्तेमाल है तो भूमि के अधिग्रहण के मामले में, देखो ये वाली पॉइंट याद रखेंगे, भूमि के अधिग्रहण के मामले में 80% विस्थापित व्यक्तियों की सहमति जो है अपेक्षित है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलो भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, तो वहां के जिसका जिसका जमीन हो रहा है उसमें से 80% लोगों का सहमति अनिवार्य है। कि मतलब 10 लोगों का मान के चलो खेत कंपनी में आ गया, तो 10 में से कम 8 लोग हाँ बोलेंगे, साइन करेंगे, तब जाके आप उस भूमि को ले सकते हो। अगर 7 भी लेते हैं, 80% से कम है, मतलब वो भूमि को आप नहीं ले सकते। विस्थापित अथवा अधिग्रहण द्वारा प्रभावित परिवारों को क्या करना पड़ेगा बच्चों? वहां पर जो सभी लोग सम्मिलित होते, जैसे कि वहां पर जो भी है, वहां के नौकर चाकर सब लोग को भी उसमें शामिल किया जाएगा। केवल अति विशेष परिस्थिति में ही बहुफसली व सिंचित कृषि को अधिग्रहण किया जा सकेगा। मतलब एक विशेष, अगर कृषि भूमि है, बहुफसली भूमि, उस पर बार बार फसल बोया जाता है, एक विशेष स्थिति आएगा तब जाके ही उस भूमि को दिया जा सकता है, अन्यथा कृषि भूमि को कभी नहीं दिया जाएगा, ये बोल रहा है। 5वां पॉइंट है बच्चों, इसमें से 4 ही पॉइंट आपको याद रखना है। अधिग्रहण से पूर्व जमीन के उपयोग के लिए परिवर्तन का सामाजिक व पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है भाई, आप जिस जमीन को ले रहे हो तो उससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज को भी आपको देखना पड़ेगा। फिर उसमें बोला गया सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अनुग्रहित भूमि के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब सरकार की अनुमति के बिना उस भूमि को कोई दिया नहीं जा सकता। मतलब उसमें सबसे पहले अनुमति किसकी होनी चाहिए? सरकार का भी होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे। फिर अगला, प्राकृतिक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग कैसे किया जा सकता है? तो भाई भूमि का उपयोग कौन नहीं जानेंगे भाई, इसको तो अपने मन से लिख सकते हो, है ना। हमारे प्राकृतिक संसाधनों में भूमि संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। इसका हम कृषि, पशुपालन, उत्खनन, उद्योग, यातायात, बसावट आदि के लिए उपयोग करते हैं। किसी भी देश या प्रदेश में मौजूद भूमि का विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जाता है। किसी भाग में खेती की जाती है, किसी भाग में शहर बसे, किसी भाग में कारखाने बस। इस तरीके से आपको बता देना है बच्चों, बहुत ज्यादा हैवी आंसर्स इस पर नहीं लिखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन सी तकनीक, मतलब हथियार का प्रयोग पहली बार किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बच्चों यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले तो मशीन गन, किसका यूज हुआ था? मशीन गन का। ये एक ऐसी गन थी जिसमें प्रति मिनट सैकड़ों गोलियां दागी जा सकती थी। मशीन गन कैसी थी बच्चों? ये एक ऐसी मशीन है जिसमें 1 सेकंड में बच्चों सैकड़ों गोलियां जो है दागी जा सकती थी। दूसरा, तोप का इस्तेमाल किया गया। इस युद्ध में भारी मात्रा में तोपों का प्रयोग किया गया था। सबसे भारी तोप 1 मिनट में 50 से 60 गोले दाग सकती थी। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले मशीन गन यूज की, वो मशीन जो है 1 सेकंड में सैकड़ों गोलियां दाग सकती थी। दूसरा, तोपों का यूज किया जिसमें भाई क्या 1 मिनट में बेटा 50 से 60 जो है गोले दाग सकते थे। फिर टैंक का यूज किया गया। टैंक, इस युद्ध में टैंक का आविष्कार हुआ। ठीक है, जिसे उबड़ खबड़ खाइयों पर भी चलने लायक बनाया गया बच्चों टैंक की वजह से। फिर पनडुब्बी का यूज हुआ इसी में। फिर वैसेले गैस का उपयोग हुआ, विमान का उपयोग हुआ। इस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 लिखना है बच्चों, 6 पॉइंट डालने की जरूरत नहीं है। 4 अपना जो बेस्ट दे सकते हो उसी को आपको इसमें से दिखाना होगा।
फिर अगला है 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुए युद्ध को विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है, इस कथन की पुष्टि करना है कि भैया ये 1914 में जो युद्ध हो है बोला विश्व युद्ध काबर बोले गए हैं, बोला बस लिखना सिंपल से। तो निम्नलिखित कारण है भैया, तो देख लो पहला, यह युद्ध बड़े पैमाने पर हुआ जिसमें संसार के लगभग सभी शक्तिशाली देश शामिल थे। पहला कारण तो यही है कि भाई ये बड़े पैमाने में हुआ और संसार के सबसे ज्यादातर जो शक्तिशाली देश थे, बड़े से बड़े देश थे, वो इस पर शामिल थे, इसलिए विश्व युद्ध नाम दिया गया। दूसरा, इस युद्ध में ऐसे भयंकर हथियार, आधुनिक हथियारों का उपयोग किया गया, इसलिए विश्व युद्ध बोला गया। तीसरा, इस युद्ध में केवल विभिन्न देश के सेनाई सम्मिलित नहीं हुए बल्कि जनसाधारण भी, इस युद्ध में सेना के साथ साथ जनसाधारण लोग भी शामिल हुए थे, इसलिए ये विश्व युद्ध हुआ भाई, इस तरीके से बोल सकते हैं। चौथा, इस युद्ध में भूमि, पहाड़, वायु, समुद्र के ऊपर और समुद्र के नीचे अर्थात सभी स्थानों पर ये जो है इसका प्रभाव पड़ा या ये युद्ध जो है बच्चों हुआ, इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर है? 4 पॉइंट बताना है। इस युद्ध, विश्व युद्ध बोलने के 4 कारण है। पहला, इस युद्ध में विश्व के सभी शक्तिशाली देश शामिल हुए थे, इसमें युद्ध में सैनिकों के साथ साथ जन सामान्य भी शामिल हुए थे। इस युद्ध में हुआ क्या था, आधुनिक हथियारों का, परमाणु बमों का, गैसों का, विषैले गैसों का उपयोग किया गया था। फिर चौथा, इस युद्ध में क्या हुआ था बच्चों, यहाँ पर जो है ये युद्ध जो है सभी क्षेत्रों में अर्थात जल, थल, वायु सभी में एक साथ हुआ था, इसलिए इसे विश्व युद्ध कहा गया। फिर प्रश्न 5वां, खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, व्हाई इज द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स नेसेसरी, ये इसको आपको बताना है। खनिजों को बचाना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो खनिजों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि खनिजों का भंडारण सीमित होता है भाई, है ना। ऐसा नहीं कि अपन खोदते जाएंगे, वहां से निकलते जाएंगे, इधर से खोदो निकलते जाएंगे, ना, वो सीमित मात्रा में होते हैं। खनिज की क्या होती है बच्चों, खनिज जो होती है एक सीमित मात्रा में होती है, समाप्त होने पर वाला संसाधन है, मतलब जो एक बार उपयोग करने के बाद तो समाप्त हो जाती है। यदि खनिजों का उपयोग अविवेकपूर्ण ढंग से किया जाता रहे तो जल्द ही इसकी भंडारण जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है, जिससे आगे का जो भाई उसका विकास रुक जाएगा। इस तरीके से आप इस पे लिख सकते हो, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ढंग से करेंगे, ठीक है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों, तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य निम्न कारणों से उज्जवल है। पहला, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण साल भर बहुतायत मात्रा में सूर्य की प्रकाश की प्राप्ति होती है, ठीक है। ये उष्णकटिबंध, भारत क्या है बच्चों, उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ पर साल भर क्या होती है, सूर्य की प्रकाश की प्राप्ति होती है, इसलिए यहाँ पर भारत में सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा जो संयंत्रों को ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में भी आसानी से स्थापित किया जा सकता है। जो सौर ऊर्जा है भाई, गांव में भी उसका पैनल लगाया जा सकता है, दूर दराज क्षेत्रों में भी पैनल लगा सकते हैं। सौर ऊर्जा के प्रयोग से भारत के ग्रामीण घरों में कंडे तथा लकड़ी पर निर्भरता जो है कम हो जाएगी। भाई लोग जो है सौर ऊर्जा का उपयोग, सौर ऊर्जा से खाना बना लेंगे तो फिर उसको ये लकड़ी कंडे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अगला, सौर ऊर्जा जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए, भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए सौर ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा और सौर ऊर्जा की निर्भरता से कृषि भी जैविक खाद की आपूर्ति होगी। अब देखो यहाँ पर भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, निम्न कारण। पहला बच्चों, भारत क्या है बच्चों, सौर ऊर्जा के लिए पर्याप्त है, क्यों, क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ साल भर सूर्य का प्रकाश मिलता है। दूसरा, सौर ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तीसरा, सौर ऊर्जा के उपयोग से जो है कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद मिल पाएगा। तीसरा लिख सकते हो, सौर ऊर्जा के उपयोग से क्या होगा, यहाँ की लोगों को ऊर्जा की पूर्ति आसानी से किया जा सकता है। भाई इतना करेंट से कितने लोग करेंगे, सौर ऊर्जा से किया जा सकता है। सौर ऊर्जा को दूर दराज गांवों तक भी पहुंचाया जा सकता है, जंगली इलाकों तक भी पहुंचाया जा सकता है। इस तरीके से आप अपने मन से यहाँ पर लिख सकते हो चीजों को। प्रश्न क्रमांक 7 आपकी स्क्रीन पर है भैया, बढ़ती हुई जनसंख्या पूरे विश्व के विकास में बाधक है, क्या आप इस कथन से सहमत है, कारण लिखना है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो हाँ भाई हम सहमत है, क्यों, जनसंख्या के विकास मतलब विश्व के विकास में बाधक रहेगा। भाई जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र में भूमि का विभाजन अधिक होने लगा है, जनसंख्या बढ़ने के कारण कृषि भूमि का विभाजन हो रहा है। दूसरा, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की समस्या होगी, भाई खाने पीने की तो होगी समस्या, रोजगार की समस्या होगी। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 8वां, जनसंख्या के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी है, तो ये 3 नंबर में भी देखे थे जनसंख्या की, देखो बट 3 नंबर में लिखे थे हमने, 3 पॉइंट में बता दिए थे ये, हाँ भाई ये होगा, बट यहाँ पर आपको हेडिंग में बताना है 4 नंबर को, कोशिश ये करना है जनसंख्या संरचना की जानकारी,
ठीक है। सबसे पहले जनगणना से हमें किसकी जानकारी मिलती है? जनसंख्या संरचना की जानकारी मिल जाती है। जनगणना से हमें उम्र, लिंग, शिक्षा, भाषा आदि की जानकारी मिलती है, जिससे समाज में संरचना को समझा जा सकता है। अरे भाई यहाँ इतने उम्र के लोग हैं, ये पढ़े लिखे हैं, कौन शिक्षित है, कौन अशिक्षित है, किस भाषा को बोलते हैं, ये चीजें आपको समझ आ जाएगा। योजनाओं और नीतियों के निर्माण में सहायक होती है ना भाई। हम सरकार जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही स्कूल खोलते हैं, अस्पताल खोलते हैं, सड़कें, पानी, बिजली इत्यादि की सुविधा जो है प्रदान करते हैं। संसाधनों की सही वितरण, हाँ भाई जनसंख्या के हिसाब से पता चलेगा, हाँ इस दर से जनसंख्या बढ़ रही, तो अरे हमें इस साल इतनी खाद्यान्न सुरक्षित रखना पड़ेगा, ये चीजें भी होती है। संसाधन का उपयोग होता है, रोजगार और आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन भी कर सकते हैं ना, इस तरीके से आप वहां पर लिखोगे। जनसंचार माध्यमों के लाभों हानि बच्चों वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट यू ही नहीं बोलता, ये क्वेश्चन आप एग्जाम में जब बैठोगे तब आपको पता चलेगा, हारे कहीं से सुने थे, देखे थे। जनसंख्या माध्यम के निम्नलिखित लाभ है बच्चों। जन संचार माध्यम के लाभ, तो पहला ये हमारे दैनिक जीवन में शामिल हो गया है। दूसरा, आज धर्म से लेकर सेहत तक की जानकारी मिल रही है बच्चों, जनसंचार से ही तो धर्म से लेकर के सेहत तक की जानकारी। इससे मानव जीवन सरल, समृद्ध और सक्रिय हुआ है। फिर बोल सकते हैं कि सूचनाओं व जानकारियों के कारण लोकप्रियता को बढ़ी है। फिर सरकारी कामकाज को निगरानी बढ़ी है, कि जनसंचार के माध्यम से तो सरकारी काम को निगरानी रख सकते हैं, हाँ इतनी काम हुआ, इतना बाकी, इतना होने वाला, ये पूरी चीजें हमें पता चल सकती है। फिर इससे हानि क्या होता है भाई, घाटा क्या होता है? इससे काल्पनिक जीवन को बढ़ावा दिया जाता है, इससे पलायनवादी प्रवृत्ति बढ़ रही है ना। संचार माध्यम से क्या है, लोग काल्पनिक जीवन ज्यादा जीने लग गए, अरे हाँ ये होगा, वो होगा, ऐसा, ठीक है। समाज में अश्लीलता व असामाजिकता बढ़ रही है बच्चों। संचार माध्यम की वजह से लोगों में क्या बढ़ रही है, अश्लीलता बढ़ रही है, ये बोल सकते हैं ना। गलत मुद्दों को भी जबरदस्त प्रचार किया जाता है ना। इससे नैतिकता व चारित्र की भी पतन हो रही है। झूठ व धोखाधड़ी को बढ़ावा मिल रहा है। इस तरीके से जो आप एक मान चलो इंटरनेट, जनसंचार माध्यम में हम सीधा आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इसके आने के क्या फायदा है और उसके आने की क्या घाटा, इसी चीज को आपको लिखना है बच्चों। क्लियर है क्या? फिर कौन कौन से संचार माध्यमों ने 20वीं सदी के समाज को प्रभावित किया, सारगर्भित विश्लेषण करना है बच्चों। तो 20वीं सदी में रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन और समाचार पत्र जैसे संचार माध्यमों ने समाज को क्या किया बच्चों, गहराई से प्रभावित किया है। इन माध्यमों में सूचना, मनोरंजन के व्यापक रूप दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, जिससे सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। रटना नहीं है बच्चों, सिंपल से इन चीजों को लिखना है, क्या क्या प्रभाव पड़ा उसको अपन देख सकते हैं। जैसे रेडियो आ गया बच्चों सबसे पहले, तो 20वीं सदी की शुरुआत में एक लोकप्रिय माध्यम था, जिसे समाचार, संगीत और मनोरंजन का लोगों तक पहुंचाया गया। इससे लोगों को दुनिया भर की घटनाओं से अवगत कराया गया और मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। कौन बच्चों? रेडियो के बारे में लिखना है। रेडियो क्या है, रेडियो के बारे में लिखेंगे 20वीं सदी में। 20वीं सदी के शुरुआत में ही सबसे लोकप्रिय था रेडियो, जिससे हम सूचना का सूचना प्राप्त कर सकते थे, मनोरंजन कर सकते थे। इस तरीके से लिखेंगे इस पर। फिर अगला टेलीविजन है। ग्राहम बेल ने 1876-77 में टेलीफोन का आविष्कार किया बच्चों। अरे टेलीविजन है और यहाँ पर टेलीफोन है, कुछ तो गड़बड़ है भाई। टेलीविजन, टेलीफोन, हेडिंग डलेगा टेलीफोन बच्चों, है ना। टेलीफोन का आविष्कार किया, तारों के माध्यम से आवाज पहुंचाई जा सकती थी भाई, है ना। तारों के माध्यम से आविष्कार सैकड़ों दूर तक कर सकते थे। इस तरह समाचार पत्र का आविष्कार हुआ, फिल्म व चलचित्र आया, तो आपको टेलीविजन नहीं टेलीफोन हेडिंग डालना है यहाँ पर, बस बाकी करेक्ट है। ये 4 हेडिंग है बच्चों, जिसके आधार पर आप लोगों को प्रिपेयर करना है। फिर अगला आप बोनस पॉइंट में रख सकते हो, इंटरनेट और संचार माध्यम करके। फिर समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, देखो इतनी बड़ा भी नहीं लिखना होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको करना ही है। तो नवीकरणीय संसाधन के बारे में बात करें तो इन्हें प्रयोग के बाद पुनः पर्याप्त किया जा सकता है, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है बच्चों, इसको प्रयोग के बाद पुनः प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और इनका दोहन पुनः नहीं हो सकता। इसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। इन्हें नवीकरणीय द्वारा बढ़ाया जा सकता, इसको बढ़ा सकते हैं, इसको भंडारण नहीं बढ़ाया जा सकते। वायु, जल, मिट्टी इन संसाधनों के उदाहरण है, और खनिज, कोयला, पेट्रोलियम उसके उदाहरण है। यह संसाधन सीमित है जबकि यह असीमित है, जबकि वो क्या है, सीमित है। इस तरीके से इसको करेंगे। फिर अगला प्रॉब्लम है आप लोगों का, प्रतिदिन के कचरे का दोबारा उपयोग कैसे किया जा सकता है? तो बच्चों प्रतिदिन के कचरे का दोबारा उपयोग इस प्रकार कर सकते हैं। पहला,
कागज के टुकड़े को। कागज के टुकड़े को कैसे उपयोग करना है देख लो, इनको भिगा देना है, भिगाने के बाद कूट लेना है, कूटने के बाद उसको लुगदी तैयार हो जाना है, फिर उससे हम लोग गत्ता या सजावट की चीजें बना सकते हैं। कागज के टुकड़े है ना, कचरा है ना कागज के टुकड़े, उसको क्या करते भिगा देना, भिगाने के बाद अच्छे से कूट लेना, कूटने के बाद उसका लुगदी बना देना, लुगदी बनाने के बाद हम उससे गत्ता बना सकते हैं, सजावट की कोई भी सामान बना सकते हैं। चाय पत्ती है, रोज चाय पीते हैं, कितना चाय बचता है, चाय को तो पूरा नहीं पीते ना, उसका चाय की पत्ती बचता है ना, तो चाय की पत्ती को धोकर सुखा लेना है। चाय की पत्ती को पहले धो लो, धोने के बाद सुखा देना, सुखा करके खाद के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं बच्चों। फिर वृक्ष की पत्तियां, जो पेड़ों की पत्तियां, उसको क्या कर सकते हैं, जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ देते हैं, जिससे सूखी पत्तियां डालते धीरे धीरे सूखकर मिट्टी के रूप में बदल जाएगा, उस पेड़ों में खाद के रूप में उपयोग में ला सकते हैं, इस तरीके से खाद बना सकते हैं उसको। फिर सब्जियों के छिलके को क्या कर सकते हैं, डंडल व छिलकों को सुखा ले, सुखाने के बाद बारिश पीस देना, पीसने के बाद उसको खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से चीजों को देखो, आप लिखोगे क्या, हेडिंग आपका मेन है, उसको कैसे उपयोग करना है वही चीज है बच्चों, और आपको इसको रटना नहीं है बिल्कुल भी, सिंपल चीजों में एक्सप्लेन बच्चों करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, सैन्यवाद को लोगों के जीवन और विचारों पर क्या प्रभाव पड़ा। स्टार मार्क्स लगा रहे हो बच्चों कि ये थोड़ा सा आपको इस चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, मतलब स्टार मार्क्स जाएगा, थोड़ा हार्ड लेवल की क्वेश्चन है। सैन्यवाद भी अति राष्ट्रवादी भावनाओं का परिणाम था। सैन्यवाद के कारण ही राष्ट्रवाद और साथ ही साथ अति राष्ट्रवाद की भी भावना जागृत हुई। सैन्यवाद लोगों में एक खास तरह की अनुशासन की भावना विकसित करती, जैसे शासन व अधिकारों की किसी भी नीति पर जनता द्वारा प्रश्न ना करना और उनकी सब बातों को स्वीकार कर लेना, और जो आदेश दिया जाता है उसका पालन करना, ये सब कुछ होती है सैन्यवाद की प्रवृत्ति। फिर प्रथम विश्व युद्ध के कोई 5 परिणाम लिखना है बच्चों कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम आपको क्या क्या, 3 राजवंशों की। प्रथम विश्व युद्ध के कारण बच्चों 3 ठो राजवंश ना, ये वाला याद रखना, आर है ना, रूस का रोमेनॉव, ऑस्ट्रेलिया की हंगरी, हैब्सबर्ग का जर्मनी, है ना, ये इसको ये याद रखना। इस प्रकार इन देशों में निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर राजतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। ठीक, प्रथम कैसे लिखेंगे, मतलब हेडिंग तो ये डलेगा, 3 ठो राजवंश की समाप्ति हुई, तो आप लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोप की 3 शक्तिशाली राजवंशों को समाप्त कर दिया। ये राजवंश कौन थे, रूस के रोमेनॉव, ऑस्ट्रिया हंगरी का हैब्सबर्ग, फिर जर्मनी का होहेंजोलर्न, ये आप लोग याद रखेंगे, मतलब RHH, ये RHH, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर सामाजिक परिणाम में क्या याद रखेंगे बेटा आप लोग कि महायुद्ध के बाद स्त्रियों की स्वतंत्रता आंदोलन में जोर पकड़ा। बच्चों सामाजिक आंदोलन में क्या हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ बच्चों, अब भाई प्रथम विश्व युद्ध के बाद तो देखो क्या हुआ, पूरी स्त्रियों की भी आंदोलन में जोर पकड़ा, लाखों की संख्या में पुरुष युद्ध में फंस गए, तो स्त्रियों ने कारखाने दफ्तरों में काम किया, जैसे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी, उनकी युद्ध के दौरान काफी सहयोग रहा, मजदूर वर्ग के अधिकारों का मतों में वृद्धि हुई, मजदूरों के आंदोलन को रूस की क्रांति से बड़ी प्रेरणा मिली। इस तरीके से यहाँ पे लिखना। फिर सैन्य प्रवृत्ति का प्रबल होना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी देश अपनी अपनी सेना सैन्य शक्ति बढ़ाने में लग गए कि अरे अगर और कभी युद्ध हुआ तो हम कहीं समाप्त न हो जाए। इस तरीके से लोग सैन्य प्रवृत्ति को प्रबल कर दिया कि सैनिक बढ़ाना चालू कर दिए। फिर अमेरिका के महत्व में वृद्धि, भाई अमेरिका के महत्व में इतनी वृद्धि हो गई कि लोग ये सोचने लग गए कि अमेरिका को मतलब ज्यादा पावरफुल लोग मानने लग गए कि हमारे साथ आएंगे तो हम जीत जाएंगे, उनके साथ जाएंगे तो वो जीत जाएंगे। इस तरीके से उनके महत्व में जो है वृद्धि हुई। अल्पसंख्यकों की समस्या, अल्पसंख्यकों की समस्या तो हुई भाई। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप केंद्रीय यूरोप के अनेक राज्यों में अल्पसंख्यक के जाति के लोग निवास कर रहे थे। ये नए राज्यों ने उनके अधिकार संरक्षण उत्कर्ष की नई जटिल समस्याएं खड़ी कर दी। इससे राजनीतिक वातावरण अशांत हो गया और जाति द्वेष की अग्नि जो है प्रज्वलित और प्रसारित हो गई। ये हेडिंग अच्छे से याद रखेंगे बच्चों, आपको कम से कम 4 हेडिंग में आपको प्रिपेयर करना है। छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास में खनिज संसाधनों की क्या भूमिका है, इस क्वेश्चन को आपको करना है। तो छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास में खनिज संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह राज्य खनिज संसाधनों से समृद्ध है और देश के खनन क्षेत्र में राज्य का प्रमुख योगदान है। तो बच्चों खनिज संसाधनों की भूमिका क्या है, तो छत्तीसगढ़ में बच्चों उपलब्ध खनिज ने राज्य में कई उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया है ना। यहाँ खनिज है तभी तो उद्योग की स्थापना होगा, विशेषकर लौह और इस्पात, सीमेंट और बिजली उद्योग में।
ठीक है, ये हुआ। फिर रोजगार का निर्माण हुआ बच्चों, उसी से क्या हुआ भाई, अब खनिज आधारित उद्योग में रोजगार के अवसर पैदा हुए, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। राजस्व की प्राप्ति हुई बच्चों, सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो गई। इस तरीके से आप हेडिंगों के माध्यम से समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्यारे बच्चों, आप लोगों का, औद्योगिक अवस्थी को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए बच्चों। तो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्या क्या अवस्थी है जो प्रभावित करता है? कच्चा माल। जाहिर सी बात है भाई, उद्योग उसी जगह पर लगेगा जहां पर कच्चा माल की प्राप्ति हो सकती है, आसानी से मिल सकते और कम लागत में मिले कच्चा माल। तो कोई उद्योग कब लगता है? जब कच्चा माल की उपलब्धता आसानी से और कम लागत पर हो। दूसरा, श्रम शक्ति, सस्ते और कुशल श्रमिक की उपलब्धता वाली जगह पर ही लगे भाई। वह काम करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो वहां उद्योग लगाने से उसको घाटा ही तो होगा। क्या बाहर से लोग मंगाएंगे? बाहर के लोग तो कम में करेंगे नहीं, ये 150 में कर देंगे, बाहर वाले करेंगे क्या? ना ना। तो सबसे पहले कच्चा माल की उपलब्धता होना चाहिए, श्रम शक्ति होनी चाहिए, ऊर्जा स्रोत होना चाहिए, बिजली, कोयला, पेट्रोलियम आदि उनके लिए निरंतर ऊर्जा उपलब्ध रहना चाहिए। बाजार होना चाहिए भाई, जो उत्पाद को बेचने के लिए बड़े बाजार की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। सरकारी नीतियां होनी चाहिए, है ना, सरकारी नीतियां होना चाहिए, उनको सब्सिडी वगैरह मिलना चाहिए उद्योग की स्थापना के लिए। फिर अन्य परिवहन सुविधा होना चाहिए, पूंजी की सुविधा होना चाहिए, जल संसाधन, तकनीक व संचार सुविधाएं जो है होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 प्यारे बच्चों, क्या बोल रहे हैं? ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में क्या अंतर है उसको बताना है। तो देख लो, गांवों में रहने वाले लोग ग्रामीण जनसंख्या का निर्माण करते हैं, है ना। गांवों में रहने वाले लोग को ग्रामीण जनसंख्या और नगरों में रहने वाले, शहरों में रहने वाले लोगों को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। क्लियर है क्या पहला पॉइंट? भारत की लगभग जो है बच्चों 68.8% जनसंख्या ग्रामीण है, जबकि भारत की लगभग बच्चों 31.2% जनसंख्या नगरीय है। ठीक है, याद रहेगा क्या? 68.8 जो है ग्रामीण है और 32.2 जो है बच्चों नगरीय है, इस तरीके से। फिर ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात निरंतर कम हो रहा है, जबकि इसकी जो अनुपात है बढ़ रहा है। भाई लोग गांव से शहरों में जा रहे हैं ना, इस तरीके से। फिर ग्रामीण जनसंख्या का प्राथमिक व्यवसाय क्या होते हैं? कृषि और पशुपालन, जबकि इनका जो है व्यापार उद्योग ये होता है। ग्रामीण जनसंख्या में जन घनत्व जो है कम होता है। भाई गांव की घर को देखोगे तो दूर दूर में होती है, एक घर में एक परिवार, और शहरों में एक घर के ऊपर एक घर के ऊपर एक घर, एक ही में मतलब घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। मतलब एक गांव को एक कॉम्प्लेक्स में पूरा हम रख सकते हैं, इतनी बड़ी वो होती है। तो यहां पर ग्रामीण जनसंख्या की घनत्व कम होती है, जबकि नगरीय जनसंख्या की घनत्व जो है अधिक होती है। छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ग्रामीण जनसंख्या में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है और वहां पर मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में। तो 6 है, 4 आपको अच्छे से दमदार तरीके से इसको लिखना है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है? जनसंख्या के असमान वितरण मतलब कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम क्यों होते हैं बच्चों, है ना, कि किसी जगह पर एकदम बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, किसी जगह पे कम रहते हैं। तो उसके कारण है, एक तो है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में क्या क्या हो जाएंगे बच्चों? जैसे कि स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल, खनिज, ये लिख सकते हो आप लोग, है ना, उन चीजों को लिख सकते हैं। अब भाई एक तो भूमि की उपजाऊपन, रोजगार की सुविधा, ये हेडिंग डालना ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। इस पर हम बोलेंगे उपजाऊपन, भूमि की उपजाऊपन। हाँ, जाहिर सी बात है भाई, जहां की भूमि उपजाऊ रहेगा लोग वहां ज्यादा निवास करेंगे। भूमि की उपजाऊपन हेडिंग डाल देंगे, भूमि की उपजाऊपन करके, है ना। जलवायु, हाँ भाई जलवायु अच्छे होना चाहिए, मतलब ना तो ज्यादा ठंडा ना तो बहुत गर्मी, लोग वही निवास करेंगे, है ना। इस तरीके से रोजगार की सुविधा होना चाहिए, जहां रोजगार की सुविधा रहे वहीं यातायात की सुविधा। इस तरीके से हम अपने मन से हेडिंग डाल सकते हो। इस क्वेश्चंस में बच्चों बहुत ज्यादा आपको इसमें अफरा तफरी नहीं करने का। आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र सबसे बेहतर शासन है? ठीक है, लोकतंत्र एक बेहतर सरकार प्रदान करता है। देखो क्यों? यह विविधताओं में भी सामंजस्य स्थापित करता है। पहला कारण है, विविधताओं में भी सामंजस्य स्थापित करता है। लोकतंत्र से नागरिकों की गरिमा में वृद्धि होती है। यह लोक कल्याणकारी सरकार की स्थापना करता है बच्चों भाई, क्योंकि लोकतंत्र ऐसा चीज है जहां लोगों का तंत्र हो, है ना। यह राजा का बेटा राजा नहीं बनता, बल्कि जो लोग चुनते वही राजा बनता है ना। यह एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। इस तरीके से आपको यहां से कम बच्चों 4 पॉइंट्स जो है लिखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारत में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि के मुख्य कारण, आखिर इतनी मतदाता क्यों बढ़े? तो पहले जनसंख्या में वृद्धि के कारण मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। आपके पहला पॉइंट है बच्चों जिसको आपको लिखना है। जनसंख्या में वृद्धि होगा तो जाहिर सी बात है बच्चों मतदाताओं में भी तो वृद्धि होगा ही होगा, ये आपको याद रखना है।
दूसरा, वोट देने वालों को राजनीति में पर्याप्त रुझान होना, है ना, राजनीति में रुझान होना मतदाताओं की संख्या में वृद्धि करता है। फिर मतदाता जो 18 वर्ष का होता है तथा पहली बार मतदान करने जाता है वह बहुत ही उत्सुक रहता है, उत्सुकता के कारण होता है, जागरूकता के कारण हो सकता है, शिक्षित होने के कारण हो सकता है। आखिर वोट संख्या क्यों बढ़ रही है, इन चीजों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बच्चों दिया क्या है भाई, आपके प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध का जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा। दो क्वेश्चंस को बेटा एक साथ डाल दिया गया, इस टाइप से भी आपको पूछे जा सकते, तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आपको तत्कालिक कारण बताना है, तो भाई प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था सर्बिया ने क्या कर दिया था बच्चों, यहाँ पर स्टोरी समझो भाई। सर्बिया ने जून सन 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। कौन भैया, जो सर्बिया थे उन लोग क्या किए थे, जून में 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। अब इसका बदला कौन लिया भाई, इसकी बदला जो है ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया। सर्बिया की मदद के लिए अब देखो मतलब एक छोटी सी लड़ाई था, है ना। अब सर्बिया ने राजकुमार को मार दिया, कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के। अब राजकुमार को मारे भाई, तो लुट्टू पुट्टू को तो मारे नहीं, है ना। तब ऑस्ट्रिया वाले ने फिर जाके सर्बिया पर हमला कर दिया। अब सर्बिया की सहायता के लिए रूस आ गया और ऑस्ट्रिया की मदद के लिए जर्मनी आ गया। देखते देखते विश्व का युद्ध जो है प्रारंभ हो गया। इस तरीके से जन सामान्य पर प्रभाव पड़ा, तो लोग जो है जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा, तो लोग बेघर हो गए, घर खेत सब ध्वस्त हो गए, इस तरीके से लिखेंगे। फिर लिखेंगे विरोधियों को लूटपाट का सामना करना पड़ा, कारखानों में युद्ध सामग्री बनने लगी, सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग सैनिकों के लिए किया जाने लगा, है ना, जबकि बाकी लोगों को प्रॉब्लम होता था। इस तरीके से यहां पर आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में आए 4 बदलाव के बारे में लिखना है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो देख लो, सबसे पहले तो बच्चों नौजवान पुरुषों की सेना में भर्ती होने के कारण अब पूरा घर कौन संभाले भैया, महिला ने संभाली, इसलिए बेचारे महिलाओं लोग को कारखानों और खेतों में काम करना पड़ा। ठीक है, पुरुष लोगों का युद्ध में शामिल होने के कारण जितना भी कारखाना का काम, खेती का काम, घर का काम, सबको किसको करना पड़ा, महिलाओं को करना पड़ा। इस तरीके से लिख सकते हो। फिर बाहरी दुनिया से संपर्क बढ़ने के कारण महिलाएं स्वयं को अधिक स्वतंत्र और सामाजिक रूप से अधिक जिम्मेदार महसूस करें, है ना। महिला क्या स्वतंत्र और खुद को जिम्मेदार महसूस करने लग गए, महिलाओं के कार्य क्षेत्र बाहर तक विस्तृत होने लग गए। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर महिलाएं अपने हितों के लिए संगठन बनाने का प्रयास करने लगी, ये आप लोग लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 23, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में आपको क्या अंतर दिखता है बच्चों, तो ये राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में अंतर बताएंगे आप लोग। पहला, राष्ट्रवाद एक सामान्य भावना है बच्चों, है ना, राष्ट्रवाद एक सामान्य भावना है, जबकि अति राष्ट्रवाद उग्र भावना है। राष्ट्रवाद सामान्य भावना है जबकि अति राष्ट्रवाद उग्र भावना है। और यहां पर आप लोग लिखेंगे, ये जो है बच्चों राष्ट्रवादी क्या होते हैं, राष्ट्रवाद अपने देश के विकास पर जोर देता है, ठीक है, तथा अन्य राष्ट्रों की भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करता है। राष्ट्रवादी लोग क्या होते हैं, देश के विकास पर जोर देते हैं तथा दूसरों का सम्मान करते हैं। अति राष्ट्रवादी क्या करते हैं, अपने ही राष्ट्र का मतलब आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिए सैन्यवाद और युद्ध जो है होता है। फिर राष्ट्रवाद से दूसरे देशों में लोकतंत्र, राजनीतिक एवं दलों संगठनों का विकास होता है। राष्ट्रवाद से दूसरे देशों एवं राजनीतिक लोकतंत्र का विकास होता है, जबकि अति राष्ट्रवाद से हिंसा बढ़ती है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर राष्ट्रवाद से विश्व शांति को कोई खतरा नहीं है, राष्ट्रवाद से विश्व शांति को कोई खतरा नहीं, जबकि अति राष्ट्रवाद से प्यारे बच्चों विश्व शांति को खतरा है, ये आप लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, फासीवाद और लोकतांत्रिक उदारवाद में क्या क्या अंतर है, विस्तार से समझाना है आप लोगों को। किसमें अंतर बताना है इस बार, फासीवाद और लोकतांत्रिक उदारवाद में आपको क्या अंतर दिखते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे कि फांसीवादी तानाशाही तथा एक व्यक्ति के शासन में विश्वास रखते थे। ठीक है, जो फांसीवादी थे भाई वो क्या है, तानाशाही और एक व्यक्ति, तानाशाही शासन चाहते थे या एक व्यक्ति के शासन पर विश्वास रखते थे। जबकि लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र उदारवादी कहते हैं संवैधानिक शासन पर, ये जो होता है क्या प्यारे बच्चों, संवैधानिक शासन पर विश्वास करता था। दोनों में अंतर है, ये एक व्यक्ति के शासन पर विश्वास रखता था, जबकि ये
संविधानिक शासन पर विश्वास रखता था। इसमें चुनाव का कोई महत्व नहीं था, जबकि उसमें चुनाव का महत्व है। इसमें फांसीवादी तानाशाही निरंकुश थे, ठीक है, वे किसी के प्रति जवाबदेही नहीं थे, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसी में बच्चों यहां से जो है वो उसका है बाय मिस्टेक टाइपिंग, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। और लोकतांत्रिक उदारवादियों के अनुसार सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होते थे। ये निरंकुश थे, वे किसी के प्रति जवाबदेही नहीं थे, और ये जो है सरकार जो जनता के प्रति उत्तरदायी होते थे, इस तरीके से लिखेंगे। फांसीवादियों में शासकों का बनाया हुआ कानून ही चलता था। फांसीवाद में जो शासक कानून बना देंगे वही चलेगा, जबकि उदारवाद में सारा कामकाज जो कानून के अनुसार होता है। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, आप लोगों का भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं पर प्रकाश डालना है। ये क्वेश्चन स्टार मार्क्स जाता है, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन आए नहीं है, बट पूछे जाए तो आपको प्रिपेयर कर लेना है बच्चों, ध्यान से इसको देखो। क्या क्या बदलाव हुए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, पीरवी पर्स की समाप्ति हुई, कांग्रेस का विभाजन हुआ, इसमें क्या क्या चीजें हुई है इस टाइम में 1967 तक में, ये चीजें प्यारे बच्चों आप लोग को बताना है। 2 चीज तो मैं बता दिया। तीसरा बांग्लादेश युद्ध हुआ, आपातकाल हुआ, ये 4 हेडिंग है, चारों हेडिंग में आपको बच्चों इसे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 26, भाषा के आधार पर ही प्रदेश पुनर्गठन क्यों किया गया, कारण बताना है, ठीक है। तो देख लो, भाषा के आधार पर ही प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, इसके निम्न कारण है बच्चों। पहला कारण है 1917 से ही कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिस्पर्धा जाहिर की थी कि स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, क्योंकि कांग्रेस ने इस पर बहुत ज्यादा प्रयास किया था कि स्वतंत्रता अगर हो जाती है तो पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर होना चाहिए। स्वतंत्रता के पश्चात इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में जन आंदोलन चलने लग गए थे। दूसरा क्या हुआ, कांग्रेस तो चाहती ही थे, फिर जन आंदोलन भी होने लग गए थे, ठीक है। तीसरा, सरकार को विवश होकर एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा, जिससे मान लिया गया, अंततः सरकार ने राज्यों को प्रादेशिक आधार पर गठित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 27, दर्ज मतदाताओं की संख्या और मतदान करने वाले लोगों की संख्या में अधिक अंतर होता है, क्यों, है ना। मान चलो वोटर लिस्ट में नाम है 1000 लोगों को, लेकिन वोट करने जाते हैं 700 लोग, तो ये अंतर क्यों होता है, तो इस अंतर को आपको लिखना है बच्चों। अवसर की कमी होता है ना। एक तो निराशा और आलोचनात्मकता के कारण, दूर दराज स्थान से अतिक्रमण, अज्ञानता या असमर्थता के कारण। भाई आप चाहो तो इस आंसर्स को एक एक लाइन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये सिंपल वही आंसर है जो मतदाता वोट डालने क्यों नहीं जाते हैं वाला जो क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे, उसी आंसर्स को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। मतदाता, देखो यहाँ पर बोला ना, मतदाता किन कारणों से मतदान करने नहीं जाते, तो आप इस आंसर को भी लिख सकते हो। कई मतदाता सोचते कि मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। कुछ लोग यह सोचते हैं कि चुनाव में मेरा अपना कोई नजदीकी व्यक्ति तो खड़ा नहीं है, भाई वोट डाल के काम मिली है ना। कुछ लोग ये इस कारण वोट डालने नहीं जाते कि कोई अच्छा खड़ा ही नहीं है चुनाव जीतने लायक। कई लोग अपने अपने निजी कारणों से वोट डालने नहीं जाते। कई लोग हो सकते हैं शिक्षित नहीं होते हैं, कई लोग अपने वोट का महत्व नहीं समझते हैं, इस वजह से। युद्ध लोगों के जीवन को किस तरह अस्त व्यस्त कर सकता है, तो ये तो आपको पता है भाई, राजनीति का अशांति होती है, ठीक है, विकास में बाधा होती है, मूल्य वृद्धि होती है, शिक्षा का बुरा प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से आप ज्यादा बेटर तो यही रहेगा कि आप अगर हेडिंग पॉसिबल हो बच्चों तो 4 नंबर के बाद हेडिंग डालना स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपका मार्क्स बिल्कुल भी ना कटे। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन करना है। पहला कारण है वर्साई की संधि, दूसरा कारण है उग्र राष्ट्रवाद, तीसरा कारण है नाजीवाद व फांसीवाद, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। फिर तुष्टीकरण की नीति करके जर्मनी के नाजीवाद के उदय पर प्रकाश डालना है, तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पर नाजीवाद के उदय के मुख्य कारण है। पहला कारण है प्रथम विश्व युद्ध के बाद की स्थिति, है ना, ये हेडिंग डालना है। ये पूरी पीडीएफ बेटा आप लोग को ना निचोड़ बैच में मिल जाएगा, मात्र 29 की बैच है। ऑल पीडीएफ जितना भी वीडियो अभी आ रही है, जितना एग्जाम तक वीडियोस आएगी, सबकी वीडियो मिलेगा बच्चों। ये जो है बहुत ही मिनिमम चार्ज है बच्चों, ठीक है, 29 रुपीज है ऑल स्टूडेंट के लिए। पीडीएफ मोबाइल में आप देख पाओगे रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डाउनलोड तो शेयर नहीं कर पाओ, डाउनलोड आपके मोबाइल में हो जाएगा, बट यू कांट शेयर बच्चों, उसको शेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारी इतनी मेहनत लगती है इस पीडीएफ को बनाने में, टाइप करने में, है ना। तो इस चीजों को समझेंगे। ये तो आगाज बैच में आप ऑलरेडी इनरोल्ड हो तो वहां भी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। मिट्टी के नवीकरण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो बच्चों यहाँ पर मिट्टी को जैसे नवीनीकरण करना है तो खेत के चारों ओर मेड़ बनाई जाए, फसल काटने के बाद खेतों को खाली छोड़ देना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए, जैविक खाद का उपयोग जो है करना चाहिए। इस तरीके से 4 चीजें जिसकी वजह से मिट्टी का नवीकरण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है
संसाधन प्रबंधन के प्रमुख उपायों की चर्चा करना है कि हम किन किन उपायों से संसाधन प्रबंधन कर सकते हैं। वैकल्पिक संसाधनों पर जोर देकर, जिन साधनों से प्रदूषण अधिक होता है उससे वैकल्पिक संसाधन का उपयोग करना चाहिए। संसाधनों का नवीकरण करना चाहिए, है ना। इस तरीका से भाई चीजें एक ही चीज पर निर्भर रहेंगे तब थोड़ी ना काम चलेगा, है ना। संसाधनों का समुचित उपयोग करना चाहिए। फिर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय के कारण को बताना है बच्चों। तो जर्मनी के पराजय के कारण है जर्मनी की संक्षिप्त तथा द्रुत युद्ध नीति की वजह से, इटली, जापान व अमेरिका का मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की वजह से, है ना। फिर मित्र राष्ट्रों की तुलना में जर्मनी की जो शक्ति है कमजोर थी, इस वजह से। तो इन चीजों को आपको बच्चों लिखना है। टाइम की कमी की वजह से बच्चों ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को, जितनी क्वेश्चंस आपको दोनों मीडियम के लिए बता रहा हूँ, ये जरूर कोशिश करना कि अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेंगे। जर्मनी में नाजीवाद के उदय पर एक टिप्पणी लिखना है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस देख सकते हो बच्चों, ठीक है। फिर आपके अनुसार जर्मनी के हारने के क्या कारण थे, तो वही क्वेश्चंस है, लगभग मिलता जुलता, आपको उसी तरीका से लिखेंगे। क्लियर है क्या? ठीक। तो और भी क्वेश्चंस है बच्चों, तो ये क्वेश्चंस मैं फटाफट आपको दिखा देता हूं। मतदाता किन कारणों से मतदान करने नहीं जाते, ऑलरेडी बताया था इसको, ठीक है। ये उसकी आंसर्स है। नेक्स्ट वन है चार्ट के हिसाब से देख करके बताने वाला। ये क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से बच्चों इन लोगों को कर ही लेना है। राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में अंतर ये डन है प्यारे बच्चों हमारा, ठीक है। तो महिला मतदाताओं की प्रतिशत में कमी होने के कारण इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।